हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हमने एचओ थ्योरी देख लिया, हमने फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन भी समझ लिया, उसका इफ़ेक्ट प्राइस पे, रिलेटिव प्राइस पे या रिलेटिव फैक्टर अर्निंग्स पे क्या होता है हमने वो भी देख लिया। आज इस वाले वीडियो में हम इफ़ेक्ट ऑफ ट्रेड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम देखेंगे। बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होता क्या है, पहले वो समझ लेते हैं। इसका मतलब ये है कि बॉटम 10% जो लोग हैं, यानी जो पुअर पीपल हैं, उनका इनकम कितना है, वो कितना इनकम अर्न कर रहे हैं। नेक्स्ट 10% या मिडिल क्लास आप बोल सकते हो, उनका इनकम कितना है। टॉप रिच जो 10% है, उनका इनकम कितना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है इनकम का, वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। In the previous section, we examined the effect of international trade on difference in factor prices between nations. But in this section, we analyze effect of international trade on relative factor prices and income within each nation. तो हमने पहले वाले में क्या देखा था? पहले वाले में हमने देखा कि जो इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से कैसे फैक्टर प्राइसेस में जो डिफरेंस है दो नेशंस के बीच में, उस पर क्या इफ़ेक्ट होता है। बट अब इसमें हम देखेंगे कि विद इन नेशन जो डिफरेंस है इनकम का, उसमें क्या इफ़ेक्ट होता है। इनकम का डिफरेंस विद इन नेशन है, मतलब कोई लोग रिच है, कोई पुअर है, तो वो हम उस पे इफ़ेक्ट क्या होगा इंटरनेशनल ट्रेड का, वो देखेंगे। These two questions are certainly related, but they are not the same. Specifically, we have seen in 5.5a, international trade tends to equalize W in the two nations and also equalize R in the two nations. हमने जब फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन देख रहे थे तो हमने देखा कि इंटरनेशनल ट्रेड जो है उसके वजह से वेजेस भी दो कंट्रीज़ में इक्वल हो जाते हैं एंड आर जो इंटरेस्ट है वो भी दो, रेंट जो है वो भी दो कंट्रीज़ पे इक्वलाइज हो जाते हैं। We now want to examine how international trade affects the real wages and real income of labor in relation to real interest rates and real income of owner of capital within each nation. अब हम क्या देख रहे हैं, रियल में, इन रियल टर्म्स इफ़ेक्ट क्या है ऑफ इनकम ऑफ लेबर इन रिलेशन टू इनकम ऑफ कैपिटल विद इन द नेशन। आपने ये तो बोल दिया, हमने अब तक ये तो देख लिया कि दो नेशंस के बीच में इक्वल हो जाता है वो वैल्यू, लेकिन विद इन द नेशन क्या सिनेरियो है वो हम देखेंगे। डू द रियल वेजेस एंड इनकम ऑफ लेबर राइज और फॉल इन रिलेशन टू रियल इंटरेस्ट रेट एंड अर्निंग of owner of capital in same nation as result of international trade। तो क्या वो रियल जो वेजेस है, रियल वेजेस क्या होता है, इनकम ऑफ लेबर एंड जो रियल इंटरेस्ट है उनका रेशियो जो है वो कैसे चेंज हो रहा है ड्यू टू इंटरनेशनल ट्रेड। फॉर आवर डिस्कशन इन सेक्शन 5.5a, we know that trade increases the price of nations abundant and cheap factor and reduces the price of its scarce and expensive factor। ये हमने देख लिया, क्योंकि अगर px by py नेशन 1 में लो है px by py नेशन 2 से, इसका मतलब है रिलेटिवली px कम होगा py से नेशन 1 में। तो नेशन 1 क्या करेगा, एक्स कमोडिटी में स्पेशलाइज करेगा। क्योंकि नेशन 1 इज स्पेशलाइजिंग इन एक्स कमोडिटी, तो लेबर ही एक्स जो कमोडिटी है वो लेबर इंटेंसिव है, तो लेबर का डिमांड बढ़ जाएगा। क्योंकि नेशन 1 जो है वो लेबर अबंडेंट है, तो वेजेस वहाँ पे कम थे, लेकिन क्योंकि लेबर का डिमांड बढ़ गया तो क्या हुआ, डिमांड इज़ ग्रेटर देन जो भी सप्लाई था, और इस वजह से इवेंचुअली क्या होगा, प्राइसेस जो है वो इंक्रीज़ होती जाएंगी। डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई था, वेजेस पहले कम थे, अब प्राइस ऑफ लेबर बढ़ जाएगा। प्राइस ऑफ लेबर क्या है, वेजेस बढ़ता जाएगा।
तो अबंडेंट फैक्टर या जो चीप फैक्टर था, वेजेस कम था, तो चीप फैक्टर था, उसका प्राइस बढ़ता जाएगा विथ ट्रेड। ये हमने 5.A में देखा। और दूसरे फैक्टर का प्राइस बढ़ जाएगा, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। इन टर्म्स ऑफ आवर एग्जाम्पल, W rises and R falls in nation 1 while W falls and R rises in nation 2. Since labor and capital are assumed to remain fully employed before and after trade, the real income of labor and real income of owners of capital move in the same direction as the movement of factor prices. Because एक assumption था कि बिफोर हो चाहे आफ्टर ट्रेड हो, फुल एम्प्लॉयमेंट होगा ही होगा। तो जो रियल इनकम ऑफ लेबर है एंड रियल इनकम ऑफ ओनर्स ऑफ कैपिटल है, यानी जो रेंट ओनर्स को मिल रहा है कैपिटल रेंटल पे देके जो उनको रेंट मिल रहा है कैपिटल, तो वो जो रियल इनकम है उनका वो सेम डायरेक्शन में चलते हैं जैसे हम फैक्टर प्राइसेस के बारे में बात कर रहे हैं। यानी W नेशन 1 में इंक्रीज़ होगा तो रियल वेज फॉर लेबर इंक्रीज़ होगा, एंड R कम हो रहा है तो रियल रेंटल वेज डिक्रीज़ होगा। Thus trade causes real income of labor to rise and real income of owners of capital to fall in nation 1, nation with cheap labor and expensive capital. On the other hand, international trade causes real income of labor to fall and real income of owner of capital to rise in nation 2, nation with expensive labor and cheap capital. This conclusion is given by Stopler-Samuelson. This is the reason why HO theory is also known as HOS theory. कहीं पे आपको ऐसे दिखेगा, because अगर HO theory होल्ड कर रहा है तो ये भी इवेंचुअली होल्ड करेगा। दिस वॉज गिवन बाय, सिंस इट वॉज गिवन बाय Stopler-Samuelson, तो HOS theory होता है, which is examined in detail in 8.4C. तो 8.4C में इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है 8th चैप्टर में। Stopler-Samuelson, उसका टैरिफ का इफ़ेक्ट क्या होगा, इम्पोर्ट्स कोटा का इफ़ेक्ट क्या होगा Stopler-Samuelson थ्योरम में, तो वो वहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। सिंस इन डेवलप्ड नेशंस कैपिटल इज़ रिलेटिवली अबंडेंट फैक्टर, इंटरनेशनल ट्रेड टेंड्स टू रिड्यूस द रियल इनकम ऑफ लेबर एंड इंक्रीज द रियल इनकम ऑफ ओनर्स ऑफ कैपिटल। दिस इज़ वाई, अब देखो मैं फिर से फटाफट से दिखा देती हूँ। नेशन 2 की बात मैंने नेशन 1 का एक्सप्लेन कर दिया है। नेशन 2 क्या है? कैपिटल अबंडेंट है। कैपिटल अबंडेंट है, इसका मतलब जो R की वैल्यू होगी वो चीप होगी, ठीक है। ये बिफोर ट्रेड की बात है, ये बिफोर ट्रेड की बात है। आफ्टर ट्रेड क्या होगा? आफ्टर ट्रेड नेशन 2 क्या करेगा? स्पेशलाइज करेगा किस में? कैपिटल में, सॉरी कैपिटल में नहीं, वाई कमोडिटी में। वाई कमोडिटी कैपिटल इंटेंसिव है, तो क्या करेगा? वो कैपिटल डिमांड करेगा, राइट। कैपिटल जब डिमांड होगा तो डिमांड बढ़ गया, सप्लाई उतना ही है। तो जब किसी भी चीज़ का डिमांड बढ़ जाता है, सप्लाई उतना है, रिलेटिवली सप्लाई कम है, तो उस चीज़ का प्राइस बढ़ जाता है। सो वेजेस तो नहीं, रेंट जो है यानी R, कैपिटल का प्राइस क्या है? रेंट टू द ओनर ऑफ द कैपिटल। तो R की जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। वेयर एज क्योंकि वो स्पेशलाइज Y में कर रहा है तो वो इट इज़ नॉट स्पेशलाइजिंग इन X, तो वो क्या करेगा? याद है हमने क्या बोला था? X में से थोड़े इनपुट्स वो ट्रांसफ़र करेगा Y में। जो PPF कर्व ऐसा था, इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो ट्रांसफ़र करेगा, इसीलिए इसको ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहते हैं। सो क्योंकि ये कम कर रहा है तो लेबर का डिमांड कम हो जाएगा। क्योंकि लेबर का डिमांड कम हो गया, यहाँ पे बिफोर ट्रेड क्या था? बिफोर ट्रेड वेजेस जो थे वो हाई थे, तो फिर लेबर का डिमांड कम हो गया। आफ्टर ट्रेड तो डिमांड इज़ लेस देन सप्लाई,
किसी भी चीज़ का डिमांड लेस देन सप्लाई होता है तो उसका प्राइस कम हो जाता है, प्राइस कम है यानी वेजेस कम हो जाएंगे। अब स्टॉपलॉस एमिल्स के अकॉर्डिंग इधर तक तो ठीक है, उन्होंने कहा रियल रेंट टू ओनर ऑफ कैपिटल भी इंक्रीज होगा नेशन 2 में, एंड रियल वेजेस टू लेबर डिक्रीज होगा नेशन 2 में। तो जो अबंडेंट फैक्टर है उसका रियल इनकम बढ़ जाएगा और जो स्केर्स फैक्टर है उसका रियल इनकम कम हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे बोली गई है कि डेवलप्ड नेशन में क्या होगा, कैपिटल अबंडेंट है, कैपिटल अबंडेंट है तो उसका रियल इनकम बढ़ जाएगा। सो इंटरनेशनल ट्रेड क्या करेगा, टेंड्स टू रिड्यूस द रियल इनकम ऑफ लेबर, हमने अभी देखा, एंड इंक्रीज द रियल इनकम ऑफ ओनर्स ऑफ कैपिटल। तो अगर रियल इनकम लेबर का कम हो रहा है तो ट्रेड यूनियंस को अपोज करना चाहिए। ट्रेड यूनियंस कौन होते हैं, जो लेबर के लिए बात करते हैं, लेबर के बिहाफ पे बात करते हैं कि नहीं रियल इनकम बहुत कम है, जितना आप लेबर को काम का पैसा दे रहे हो वो उसमें बेसिक नेसेसिटी भी नहीं खरीद पा रहे हैं। तो लेबर यूनियंस क्या करते हैं, लेबर के लिए बात करते हैं कि वेजेस हाई करो ताकि रियल इनकम बढ़ सके। तो अगर डेवलप्ड नेशन में रिड्यूस हो रहे हैं रियल इनकम ऑफ लेबर तो क्या होना चाहिए, लेबर यूनियंस को अपोज करना चाहिए इंटरनेशनल ट्रेड, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड के वजह से रियल इनकम लेबर का कम हो रहा है। तो लेबर यूनियंस को इंटरनेशनल ट्रेड अपोज करना चाहिए। दिस इज़ वाई लेबर यूनियंस इन डेवलप्ड नेशन जनरली फेवर ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस, इसी वजह से वो फेवर करते हैं ट्रेड पे रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए, फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड नहीं होना चाहिए, इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होना चाहिए। इन लेस डेवलप्ड कंट्री क्या होता है, लेस डेवलप्ड कंट्री में लेबर रिलेटिवली अबंडेंट है तो इंटरनेशनल ट्रेड के वजह से क्या होगा, रियल वेजेस इंक्रीज होगा एंड रिड्यूस द रियल इनकम ऑफ कैपिटल। इस वजह से डेवलपिंग कंट्रीज अपोज नहीं करती है, वेराज डेवलप्ड कंट्री इंटरनेशनल ट्रेड पे रिस्ट्रिक्शंस लाने की बात करती है। Since according to HO theory, international trade causes real wages and real income of labor to fall in capital abundant and labor scarce nation such as US, shouldn't US government restrict the trade? मतलब वही बात हो गई कि अगर कैपिटल अबंडेंट कंट्री में रियल वेजेस जो हैं वो डिक्रीज़ हो रहे हैं तो वहाँ के लेबर को अपोज नहीं करना चाहिए। shouldn't US oppose the trade? The answer is almost invariably no. The reason is that the loss that trade causes to labor, particularly the unskilled labor, is less than the gain received by the owner of capital. इसका मतलब ये है, मैं शॉर्ट में बता देती हूँ, अगर यूएस को अपोज ऑब्वियसली करना चाहिए, यूएस के लेबर को अपोज करना चाहिए, लेकिन वो अपोज नहीं कर रहा है क्योंकि जो लेबर का लॉस हो रहा है, समझो लेबर का लॉस 100 रुपीज़ हो रहा है, वो बहुत कम है कंपेयर टू जो गेन्स कैपिटल के ओनर को हो रहे हैं। हमने क्या बोला, कैपिटल के ओनर को गेन ज़्यादा होंगे क्योंकि आर की वैल्यू बढ़ेगी एंड डब्ल्यू की वैल्यू कम होगी यूएस में, यानी कैपिटल अबंडेंट नेशन में। तो कैपिटल के ओनर को गेन्स जो हो रहा है वो ज़्यादा है लॉस से। तो हमारा, अगर आप अपना एग्जांपल लो, यूएस एज अ इकोनॉमी एग्जांपल ले रहा है, तो आप अपना एग्जांपल लो कि अगर आपका लॉस सिर्फ 10 रुपये हुए लेकिन आपको कहीं और से गेन 50 रुपीज़ हुए, तो आपका नेट इफ़ेक्ट कितना हुआ, नेट गेन 40 रुपीज़ हुआ, नेट गेन जो है वो 40 रुपीज़ हुआ। तो आप ऑब्वियसली कहोगे ठीक है होने दो, मेरा नेट गेन 40 रुपीज़ हो रहा है ना, तो बस। तो यूएस इन ऑल देखता है, सिर्फ कैपिटल या सिर्फ लेबर को नहीं देख रहा है, इन ऑल जो गेन्स कैपिटल ओनर को हो रहे हैं वो ज़्यादा है कंपेयर टू लेबर। लेकिन लेबर तो अब भी अपोज करेगा, ये आपने इन ऑल देख लिया, लेकिन लेबर तो अब भी अपोज करेगा। तो क्या कर सकते हैं आप, रीडिस्ट्रीब्यूट कर दो इनको, ये जो ओनर है इनको बोलो आप टैक्स भरो, ये टैक्स भरेंगे, ये टैक्स इनको सब्सिडीज़ के तौर पे जाएंगे, बस रीडिस्ट्रीब्यूट कर दो।
तो वो अपोज भी नहीं करेंगे। उनका जो बेसिक नेसेसिटी जो पूरा नहीं हो पा रहा था लो वेजेस की वजह से, अब वो पूरा हो जा रहा है सब्सिडीज़ की वजह से। तो वही चीज़ है कि यूएस अपोज नहीं करता है। विद एन अप्रोप्रिएट रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी, इसको रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी बोलता है कि एक को टैक्स करो जो ज़्यादा अर्न कर रहा है और दूसरे को सब्सिडीज़ दे दो जो कम अर्न कर रहा है। ऑफ टैक्स ऑन ओनर्स ऑफ कैपिटल एंड सब्सिडीज ऑफ लेबर, बोथ ब्रॉड क्लासेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन बेनिफिट फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड। तो दोनों फिर बेनिफिट करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड से। Such a redistribution policy can take not only the form of retraining labor displaced by imports, but also the form of tax relief for labor and provision of some social services. तो उनको पैसे मिल रहे हैं, उनसे वो ट्रेन ही नहीं हो रहे सिर्फ, उसके साथ साथ टैक्स रिलीफ भी मिल रहा है लेबर को, साथ ही साथ सोशल सर्विसेज भी हो रहा है, जैसे पेंशन्स हैं, सब्सिडीज़ हैं, वो सोशल सर्विस भी हो रहा है। ना नेक्स्ट टॉपिक, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इज स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल। ये बहुत, इसका कंक्लूजन बहुत सिंपल है बट समझना थोड़ा ट्रिकी है। सो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे। टिल देन कीप लाइकिंग द वीडियोज़, कमेंट करना एंड येस शेयर करते रहना। थैंक यू।